एक सुबह जब धोखेबाज भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसने एक सारस परिवार को आकाश में उड़ते हुए देखा। वो जानता था कि उन्होंने पहाड़ियों में एक घोंसला बनाया है और उस घोंसले में उनके अंडे थे। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। मैं समझ गया कि क्या खाना चाहिए। सारस के अंडे। लेकिन सोचना पड़ेगा कि उस पहाड़ तक कैसे पहुंचा जाए। और उस घोंसले में नन्हा मुन्ना एक बत्तख का बच्चा था जो चैन की नींद सो रहा था। उसके सारस भाई ने उसे जगाने के लिए घंटी बजाई। अरे उठो बत्तख, क्वैक 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 क्वैक। बेबी बत्तख उठा और पूछने लगा, क्या चल रहा है? हम उड़ान के लिए जा रहे हैं और हाँ, बीच में सो मत जाना वरना भेड़िया खा लेगा तुम्हें। भेड़िया? हाँ, क्योंकि तुम हमारी तरह ऊंचे नहीं उड़ सकते। चलो अब मैं जाता हूँ, बाद में मिलेंगे, अलविदा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुष्ट भेड़िया पहले से ही उन्हें देख रहा था और योजना बना रहा था। जब सारस भाई बहन आसमान में उड़े तो बत्तख ने पीछा करने की कोशिश की। वो अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाने लगा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके अभ्यास में बाधा पड़ने लगी जब एक दिन उसने झाड़ियों के बीच को चमकते हुए देखा। वो क्या है? उसने जो चमकीली चीज देखी वो लाल जूतों की एक जोड़ी थी। वे कितनी सुंदर हैं, पर क्या वो मेरे पैरों में फिट होंगे? बत्तख के बच्चे ने जैसे ही लाल जूते पहने, वो जमीन से ऊंचा उठा और पल भर में उड़ने लगा। हा, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। बत्तख का बच्चा तुरंत सारस परिवार के पीछे हो लिया। देखो, बत्तख का बच्चा हमारे पीछे है। वाह, तुम यहाँ तक कैसे आए? मेरे जादुई लाल जूतों के लिए धन्यवाद। देखो, नीचे भेड़िया उन्हें देख रहा था। वो बहुत हैरान था। जादू लाल जूते। अब मेरे पास एक अच्छी योजना है। रात में जब सारस परिवार और बत्तख का बच्चा सो रहे थे, भेड़िया चुपके से उनके पास आया। लाल जूते अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसने अपने पंजों को फैलाकर डोरी से उन्हें खींच लिया। कल सुबह होते ही मैं एक सारस अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। सुबह सूरज उगते ही बत्तख का बच्चा जाग गया और जब उसने अपनी बगल में लाल जूते नहीं देखे तो वो घबरा गया। ओ नहीं, मेरे जूते, मेरे जादू के जूते यहाँ नहीं है। मैं अब कैसे उड़ूंगा? बत्तख का बच्चा माँ सारस और अपने भाई बहनों की तलाश में दौड़ा। मम्मी सारस, मेरे भाई, तुम कहाँ हो? हालांकि वो उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं अपने जूतों के बिना कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाऊंगा। जब बत्तख का बच्चा दुखी होकर रो रहा था तो उसने दुष्ट भेड़िए को ऊपर उड़ते हुए देखा। मैं उड़ रहा हूँ। सारस अंडो, मैं आ रहा हूँ। नाश्ते का समय हो गया है। ओह, मेरे जूते! भेड़िए ने मेरे लाल जूते चुरा लिए। बत्तख के बच्चे ने भेड़िए का पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने नन्हे पंखों की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाया और फिर वो वापस जमीन पर गिर गया। ओह, मुझे अंडे को दुष्ट भेड़िए से बचाना है। ओह, काश मैं उड़ पाता। भेड़िया जादू के जूतों के साथ घोंसले में उतरा और सारस के अंडे की ओर बढ़ा। बत्तख का बच्चा उसे एक एक करके अंडे लेने की कोशिश करते हुए देख रहा था। सारस के अंडे खतरे में हैं। मुझे भेड़िए को रोकना होगा। बत्तख के बच्चे ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जितना हो सकता था जोर से पंख फड़फड़ाए। अंडे, मुझे अंडों को बचाना होगा। आखिरकार बत्तख का बच्चा उड़ान भरने लगा। आकाश में ऊंची उड़ान, पहली बार। मैं उड़ रहा हूँ। हाँ,
बत्तख का बच्चा उतरा और भेड़िए पर चढ़ गया। उसने जादू के जूतों को पकड़ा और जल्दी से उन्हें खींच लिया। ओ, नन्हे बतख, जूते। ठीक उसी समय सारस परिवार जल्दी से बत्तख के बच्चे के पास आया और गुस्से में भेड़िए को घोंसले से दूर भगा दिया। दुष्ट भेड़िया दलदल में गिर गया। मदद करो। सारस परिवार ने बत्तख के बच्चे को धन्यवाद दिया। अब तुम हमारे जितने ही ऊंचे उड़ सकते हो। हाँ, सचमुच। तो अब ये एक परिवार के रूप में एक साथ उड़ने का समय है बच्चों। बत्तख का बच्चा इतना खुश था कि वो उड़ सकता है और उस दिन से उसे एहसास हुआ कि उसे कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसे जादू के जूतों की अब जरूरत नहीं है। उसे बस साहस और दृढ़ता की जरूरत थी। तो बत्तख का बच्चा एकमात्र बहादुर बत्तख बन गया जो आकाश में सारस के साथ उड़ सके। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया।
सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्लाद की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने
विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था, और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ।
क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थीं। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन वेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई न जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे
तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी। डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन, महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ, सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहां आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया, मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी, तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे। बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना? थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी
और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था। फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए। अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया जिसमें एरियल की आवाज कैद थी, और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच।